वेलकम 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 एकदम पूरी एनर्जी के संग, क्योंकि आप लोग IB ACIO 2 का डिस्क्रिप्टिव लिखने जा रहे हो। मतलब भाई दम तो है, क्योंकि पेपर निकालना हर किसी के दम की बात होती नहीं है, और आप डिस्क्रिप्टिव लिखने जा रहे हो प्री के बाद। मतलब ये बहुत बढ़िया पॉइंट है आपके लिए। सबसे पहले तो इस चीज को एंजॉय करो, इस चीज के लिए खुश हो। और आज के सेशन में मैं आपको सवाल करना बताऊंगी और उसके साथ ही साथ करूंगी भी। मतलब पूरा का पूरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैरा जंबल, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, प्रेसी राइटिंग और एस्से, ये सब कुछ मैं खुद करूंगी यहाँ पे लाइव। तो सोचो कितनी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है ना। सबसे पहले एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। एक बेसिक इन्फॉर्मेशन कि नंबर कितने होते हैं। तो टोटल आपका 50 नंबर का ये पेपर होता है। टोटल 50 नंबर का होता है ये पेपर। इसके लिए आपको 1 घंटे का समय मिलता है। देख लीजिए, यहाँ पे मैंने डेटा लिखा था, फिर से लिख रही हूँ। टोटल 50 नंबर का होता है। इसके लिए आपको 1 घंटे का समय मिलता है। एस्से 30 नंबर का होता है। कॉम्प्रिहेंशन 10 नंबर का होता है। और प्रेसी राइटिंग भी आपका 10 नंबर का होता है। ठीक, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, नेट पे हर जगह मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि एस्से जो है ना, अपने दिमाग में एक नंबर छाप लो कि एस्से हमारा 400 वर्ड्स का होना चाहिए, उससे ज्यादा एस्से नहीं होना चाहिए। और जो मोड ऑफ द एग्जामिनेशन है वो इंग्लिश रखना है। मतलब हिंदी में एस्से, हिंदी में प्रेसी लिखने को नहीं आएगा, इंग्लिश में आएगा। रीजन भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर आप IB में जा रहे हो तो वहां पे आप लोगों को कैसे कैसे लोगों को डील करना होगा। तो इंग्लिश एक ऐसी कॉमन लैंग्वेज है जो हर किसी को आती होती है। इस वजह से जो IB में ACIO 2 में सेलेक्ट होगा बंदा, उसका सबसे पहले ये देखना बहुत जरूरी है कि सामने वाले को इंग्लिश कॉम्प्रिहेंड करना आ रहा है कि नहीं, अपनी बातों को शॉर्ट में लिखना आ रहा है कि नहीं। इस वजह से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और प्रेसी राइटिंग है। और एस्से का टेस्ट क्यों लिया जाता है? ताकि आपको अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करना आता है कि नहीं। ठीक है, आप कितने ज्यादा अच्छा लिख सकते हो उतना ही अच्छा बोल पाओगे, ऐसा अज्यूम किया जाता है। तो इस वजह से डिस्क्रिप्टिव पेपर गेम चेंजर होता है। हमारा कितने नंबर आएंगे, हम पूरे में पूरे नंबर ला पाएंगे कि नहीं, इसके बारे में आप में से किसी को भी कुछ नहीं सोचना है। सिर्फ एक चीज के बारे में ध्यान देना है कि हम अपने साइड से 100% दे पाएंगे कि नहीं। मैं जो भी पॉइंट्स आपको बोलूंगी उसको ध्यान में रखिएगा बस। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सबसे बड़ा यानी कि एस्से, जो सबसे ज्यादा नंबर का होता है, सबसे पहले उसी चीज से शुरुआत करेंगे। तो एस्से से शुरुआत करते हैं। एस्से की अगर हम बात करें तो हमारा एस्से इस तरीके का होता है, मतलब कि 400 वर्ड्स अगर आप ध्यान में रखोगे तो हमेशा 400 से 500 वर्ड जाएगा। ये फॉर्मूला ध्यान में रखना IBC का, मतलब कि इंट्रोडक्शन जो आपका है वो लगभग 15%, लगभग 50 शब्दों के करीब इंट्रोडक्शन रखना, लगभग 50 शब्दों के करीब आपका कंक्लूजन हो जाएगा, और लगभग 250 से 300 के करीब आपका हो जाएगा बॉडी। मतलब जो मेन बॉडी, जो बीच का पार्ट होता है, वो मेन नंबर का हो जाएगा। अब जो बच्चे पता है क्या करते हैं कि हमारा एस्से 400 नंबर का है, अगर आप 400 नंबर का एस्से लिखना शुरू करोगे तो कभी भी आपका एस्से इस तरीके से डिवाइड नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहला थंब रूल ये रखो कि हमें इंट्रोड्यूस कर देना है अपने टॉपिक को 50-60 शब्दों में, एंड कर देना है लगभग 50-60 शब्दों में, और मेन बीच का जो पार्ट है वो 250 से 300 शब्दों के बीच में हमें रखना है। राइट, इतनी चीज सबको समझ में आ गई है? परफेक्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं कंक्लूजन की तरफ। कंक्लूजन चाहे नेगेटिव टॉपिक हो, मैं कह रही हूं लाख नेगेटिव टॉपिक हो, फिर भी आपकी अप्रोच कितनी पॉजिटिव है इस टॉपिक को लेके, ये आपका कंक्लूजन डिटरमाइन करता है। मतलब कंक्लूजन इज गॉट टर्म द बेस्ट पार्ट ऑफ योर सेंटेंस, क्योंकि वहां पे ये समझ में आ जाता है कि जो पूरा का पूरा आपने एस्से लिखा है उसको लेके आपकी अप्रोच क्या है। आर यू अ नेगेटिव पर्सन सैडिस्ट, या फिर बेस्ट पॉजिटिव पर्सन हो इस जॉब के लिए। ठीक है, तो बहुत ध्यान से कंक्लूड करेंगे चीजों को। नेगेटिव होगी तो भी पॉजिटिव नोट पे ही हम कंक्लूड करेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़े तो हमने ये चीजें मैंने भी यहाँ पे प्रॉपर लिख दी है। अच्छा, इंट्रोडक्शन में अपने साइड से कोशिश करना कि कोटेशन और स्टैटिस्टिक्स, बस ये ऐसे है ना, वी का मतलब विक्ट्री होता है, तो ये विक्ट्री रूल है। ऐसे समझो ये हमारा विक्ट्री रूल है कि बस एक वी बना लो। हमने वी बना लिया मतलब 2। तो इन दो चीजों को ध्यान में रखो, स्टैट्स और कोटेशन। अपने सेशन की पूरे एस्से में स्टैट्स और कोटेशन जरूर रखो। IB में अगर आपने एक लाइन समझ ली, IB जनरल टॉपिक पे स्पेसिफिक नॉलेज मांगता है। समझे बात? बहुत बड़ी बात मैंने बोल दी है सिर्फ एक लाइन में। IB क्या मांगता है?
आईबी जनरल टॉपिक पे स्पेसिफिक नॉलेज मांगता है, मतलब टॉपिक वो कोई भी जनरल सा होगा, उसमें आप लिखने बैठोगे तो 400 क्या 4000 वर्ड्स भी आ जाएंगे, लेकिन उसमें बंदा सेलेक्ट नहीं होगा। सेलेक्ट वो होगा जिसके पास फैक्चुअल नॉलेज है, क्योंकि अगर फैक्चुअल नॉलेज है इससे साफ पता चलता है कि आपकी पेपर पढ़ने की आदत है, आपकी न्यूज देखने की आदत है, ठीक है। तो हर एक चीज आपकी सिर्फ ऐसे से रिलेट कर ली जाएगी कि आप कितना अवेयर हो। अगर आपको चीजें पता है मतलब आप अवेयर हो, ठीक है। तो ये सब चीजें। अच्छा, अब कुछ स्टूडेंट्स इसमें भी परेशान होते हैं कि मैम कुछ कुछ टॉपिक ऐसे आ जाते हैं जिसपे हमको कोटेशन मिलती ही नहीं है। कोई बात नहीं, सबसे पहली चीज ये याद रखो, बिल्कुल भी टेंशन की बात नहीं है। अगर आपको कोटेशन नहीं मिल रही है तो भी कोई बात नहीं है, मतलब कोटेशन और स्टार्ट्स रखना अच्छी बात है, लेकिन कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे हो जाते हैं जिसपे कोटेशन नहीं पॉसिबल होती है, तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम अपनी नॉलेज के बेसिस पे इंट्रोड्यूस करेंगे, फैक्ट्स के बेसिस पे इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। सिंपल सी चीज है, क्लियर है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम बढ़े तो हमने देखा ये स्ट्रक्चर ऑफ द एसे। सबसे पहले हम अपना इंट्रोडक्शन करते हैं सपोर्टिव सेंटेंसेस देते हुए, मतलब फैक्चुअल डेटा के बेसिस पे। फिर अगर हमारा टॉपिक कोई ऐसा है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हैं, तो अपने साइड से आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बताते हो, लेकिन जो फाइनल पर्सपेक्टिव रखते हो वो थोड़ा सजेस्टिव मोड पे रखते हो, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए आप किस एग्जाम के लिए लिख रहे हो पेपर, ठीक। तो आपको जो एंड करना है वो पॉजिटिव नोट पे करना है, वो एक सजेस्टिव नोट पे करना है, ठीक है। ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो ये बेसिक चीजें हो गई एस्से के बारे में। अब मैं आपको कुछ टॉपिक्स एक्सक्यूज मी, अब मैं आपको कुछ टॉपिक्स यहाँ पे बताने जा रही हूँ, प्रीवियस ईयर टॉपिक्स। नाउ लिसन टू इट डैम केयरफुली। ये टॉपिक्स मैंने ढूंढ ढूंढ के प्रीवियस ईयर के टॉपिक्स से निकाले हुए हैं। मैं एक एक टॉपिक आपके लिए पढ़ने जा रही हूँ, आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या थीम रहता है जब हम बात करते हैं आईबी की, तो क्या थीम रहता है। तो सबसे पहला टॉपिक है कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट सिनेरियो। कॉन्फ्लिक्ट, टेररिज्म, सिक्योरिटी, देखना क्वेश्चंस आपके जो टाइटल्स हैं इसके अराउंड घूमेंगे, दिख गया। फिर आ जाएगा कॉजेज ऑफ वायलेंस इन द वर्ल्ड। मैंने कितनी बार ये चीज बोली है, हमेशा ध्यान रखो कि किस चीज का पेपर लिखने जा रहे हो। आईबी का, इंटेलिजेंस ब्यूरो का, वो डील इन सब चीजों में करता है कि भाई वायलेंस ना फैले, करप्शन, कॉन्फ्लिक्ट, आपका नेशनल सिक्योरिटी। आगे बढ़ते हैं, डिवाइड बिटवीन इंडिया एंड भारत। सो व्हाट इज दिस, इंडिया और भारत क्या है, पहले आपको इंट्रोड्यूस करना था। अब बहुत से लोग सोचेंगे भाई इंडिया और भारत सेम है, तो वही बहुत से लोग नहीं चाहिए आईबी को। आईबी को चाहिए जो डिवाइड दिखा पाए इंडिया और भारत के बीच का। प्रीवियस ईयर टॉपिक्स अभी मैं बता रही हूं आपको। डायमेंशंस ऑफ रूरल एम्प्लॉयमेंट, आप सभी को पता है आप जिस कंट्री में हो वहां पे एम्प्लॉयमेंट तो एक ऐसा एजेंडा है जो आपका आईबी से लेकर यूपीएससी से लेकर पीएसएस तक हर जगह आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। रूरल एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट, अर्बन एम्प्लॉयमेंट, ये सारे टॉपिक्स, ठीक है। क्योंकि एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारी ऐसी चीजें हैं जो आप सभी को पता है, बेहतर तरीके से आप जानते होंगे कितने ज्यादा स्टूडेंट्स परेशान हैं इसी चीज की वजह से, एम्प्लॉयमेंट। तो रूरल एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, ये ऐसी चीजें हैं जो एक्सपेक्ट करी जाती हैं ज्यादातर डिस्क्रिप्टिव में हर एग्जाम के। ग्रोथ विद इक्विटी इज गुड, न्यूज फॉर नेशनल सिक्योरिटी, क्या आ गया यहाँ पे, मतलब मैंने आपको 3 चीजें बताई थी गवर्न करना, और उन 3 चीजों 5 टॉपिक्स में से 3 चीजें तो उन्हीं के अराउंड घूम रही हैं। वायलेंस, टेररिज्म, कॉन्फ्लिक्ट, नेशनल सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी, ये टॉपिक्स मैंने आपको आईबी के लिए बताए थे। और 5 में से 3 टॉपिक तो एग्जैक्टली इन्हीं के अराउंड घूम रहा है। एक आया रूरल एम्प्लॉयमेंट, तो आप जिस कंट्री में हो, रूरल एम्प्लॉयमेंट हो चाहे अनएम्प्लॉयमेंट हो, चाहे अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट हो, मतलब पढ़े पढ़े लोग एम्प्लॉयड नहीं हो पा रहे हैं, तो यू आर इन दैट कंट्री कि आपको ये एक ऐसा टॉपिक है जो आप हर एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ये 5 हुए, मैंने 10 निकाल के रखे थे प्रीवियस ईयर, क्योंकि आपको थोड़ा सा आउटलुक डेवलप करना चाहिए। ये नहीं है कि हमने 50 किताब खरीद ली और उसमें से सारे ऐसे पढ़ते चले गए, कुछ नहीं होने वाला एग्जाम में। आई कैन गिव यू इन रिटन, आप 50 किताबें ऐसे की खोल लो, कुछ नहीं होगा जब तक आप पेपर को एनालिसिस नहीं करोगे। मैंने आईबी का एनालिसिस करके आपको प्रीवियस ईयर्स यहाँ पे बताए हैं, ये तो प्रीवियस ईयर हो गए। आप सोच रहे होगे मैम आने वाले बताइए, मैं वो भी बताऊंगी, एंड तक रहिए, मैं सब कुछ बताऊंगी आपको यहाँ पे, ठीक है। व्हाट 7 decades ऑफ फ्रीडम हैव टॉट अस,
मतलब ये जो 7 डिकेड्स गए हैं, फ्रीडम मिले हम लोगों को, इसने हमको क्या सिखाया, हमारी कंट्री क्या डेवलप्ड में किस तरफ बढ़ी है, सारी चीजें हमें यहाँ पे मेंशन करनी थी। टेक्नोलॉजी इन अ ग्लोबल विलेज, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक आ गया। मास कम्युनिकेशन एंड नेशनल सिक्योरिटी, देखो फिर से सिक्योरिटी के ऊपर आ गया। सोशल मीडिया अ बून और अ बेन फॉर सिक्योरिटी एजेंसी, गजब का टॉपिक है भाई फोर्थ वाला, कि जो सोशल मीडिया है वो बून है या फिर बेन है जितनी भी सिक्योरिटी एजेंसी है इंक्लूडिंग आईबी। कभी कभी आपने देखा होगा, न्यूज में भी सुना होगा, मैं सुबह सुबह 7 बजे आपको द हिंदू पढ़ाती हूं, उसमें भी आपने ये देखा होगा अगर आप रेगुलर हो मेरे सेशन में, कि कभी कभी एरियाज में नेटवर्क जाम कर लिया जाता है, मतलब इंटरनेट गायब कर दिया जाता है। मतलब कि नेशनल जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसी है उनको भी पता है कि नेट जो है दैट कैन एक्ट एज अ बून एज वेल एज अ बेन फॉर द सोसाइटी। पता है ये चीज, पता है ना, आर्टिकल 370 जब बंद हुआ था, अब्रोगेट हुआ था, तो उस टाइम पे कश्मीर में जो हमारा नेट का प्रोसेस है वो बंद कर दिया गया था 2-2 साल के लिए। मतलब क्या है कि ये जो आपका सोशल मीडिया है ये बून है लेकिन बेन की तरह भी एक्ट करता है। गजब का टॉपिक है भाई, इस टॉपिक के लिए तो बहुत ही अमेजिंग टॉपिक है। अगर किसी बंदे को लिखना आता है ना, वो ऐसे गजब से इसको लिख के छाप देगा, मजा आ जाएगी। दिख रहा है टॉपिक, चीजें दिख रही हैं कि हाँ भाई बून है, बेन भी है। इसी वजह से नेटवर्क जाम कर दिए जाते हैं जब कहीं से हमारे पीएम गुजरते हैं, या फिर अगर नेटवर्क कहीं आपकी इमरजेंसी फैल गई है तो नेटवर्क वहां पे जाम कर दिया जाता है ताकि आप कॉन्फ्लिक्ट व्हाट्सएप के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू फैला ना पाओ। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया था ये टॉपिक। तो ये सारे प्रीवियस ईयर के टॉपिक हैं। अच्छा 2 और हैं, अभी तक हमारे 8 हुए हैं। डू यू अग्री दैट नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर विल बी फॉट ओवर वाटर अनलेस वी चेंज द वे वी मैनेज इट, जस्टिफाई योर कंटेंशन। मतलब कि आपसे बोला जा रहा है जो नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर होगी, अगर होती है नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो क्या ये हम लैंड पे नहीं पानी के थ्रू फाइट करने वाले हैं? ये हमारा टॉपिक था। और अगर आप इसको अग्री करते हो तो सपोर्ट करो, नहीं अग्री करते हो तो अपने अपने जो पॉइंट आपने रखा है कि हाँ नहीं होगा, तो उस नहीं को सपोर्ट करते हुए लाइंस को लिखो। ठीक है, फिर है देयर इज नो ऑनर इन ऑनर किलिंग। परफेक्ट टॉपिक है कि भाई आपको इस चीज का गुरूर लेने की जरूरत नहीं है कि ये आप किसी को मार रहे हो तो दिस इज एन ऑनर किलिंग। बहुत से ऐसे जानवरों को, बहुत से ऐसे आपने देखा होगा पशु पक्षियों को मार दिया जाता है ऑनर किलिंग के नाम पे, बट ऑनर किलिंग करके ऑनर लेने की जरूरत नहीं है, एक लाइन में ये बोला गया है। तो ये हमारे प्रीवियस ईयर टॉपिक हैं। अच्छा आप बताओ, हो सकता है आपको इसमें से ये टॉपिक ना आता हो सकता है ये ना आता हो, पर आपने एक चीज अच्छे से समझ लेनी है। आपको जो पेपर मिलता है ना, वो पेपर इस तरीके का होता है। स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पे डालने वाली थी पर मैं आपको लिख के बता दे रही हूँ। पेपर इस तरीके का होता है कि आपको इंट्रोडक्शन लिख के दिया जाता है, इंट्रोडक्शन के नीचे आपके पास टॉपिक लिखे होते हैं और आपको टॉपिक सारे पढ़ लो और उस टॉपिक में से किसी भी एक टॉपिक के ऊपर 400 वर्ड्स का एस्से लिखना होता है। ठीक है, अब थोड़ा रिलीफ मिला कि आपने सोचा होगा 10 टॉपिक में से तो मुझे ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता। कोई बात नहीं, मतलब वहां पे जो पेपर सेट कर रहा है वो इसलिए नहीं सेट कर रहा है कि उसको आपको जॉब नहीं देनी है, वो पेपर इसलिए सेट कर रहा है क्योंकि उसको सही स्टूडेंट्स को जॉब देनी है। डिफरेंस समझ रहे हो? आप लोग ये सोच के बैठते हो कि सामने वाला हमारा दुश्मन है, ये चाहता है कि मेरी जॉब ना निकले। नहीं बेटा, वो ये नहीं चाहता है कि आपकी जॉब ना निकले, वो ये चाहता है कि जो सही कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पे आए, क्योंकि ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी की बात है। इंटरनल सिक्योरिटी बहुत ही स्ट्रॉन्ग आईबी रखता है, आपको भी पता है। तो वो ये चाहता है कि ऐसे स्टूडेंट्स यहाँ पे आए जिनके पास एक्चुअल में नॉलेज हो। तो इस वजह से वो ये नहीं कहता कि तीनों पे लिखो, आईबी हमारा ये कहता है कि 3 में से किसी भी एक पे लिख दो तो भी चलेगा। ठीक, तो ये वाली टेंशन थोड़ी सी खत्म हुई कि ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ आना चाहिए। अगर 3 में से आपको कुछ कुछ भी आता है तो भी आपका एकदम परफेक्ट है, काम बढ़िया से चलेगा। तो यहाँ पे मैंने आपको कुछ कुछ चीजें बता दी, जिसमें से मैंने पेपर का पैटर्न बता दिया, मैंने ये बता दिया कि एस्से में हमें क्या क्या ध्यान में रखना पड़ता है, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर टॉपिक्स भी आपको दिखा दिए। अच्छा एक चीज मैं बोलना चाहूंगी कि अभी तो बस शुरुआत है, अभी हम प्रीसी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सब देखने वाले हैं। ठीक, चलिए तो आगे हम बढ़ते हैं प्रीवियस ईयर एस्से टॉपिक। अच्छा अब आप सोच रहे होगे कि एस्से कैसे लिखना है, तो एक्सपेक्टेड की बात तो हम अपने नेक्स्ट सेशन में करेंगे। सबसे पहले जो प्रीवियस आ चुका है मैं उसके बारे में आपको लिख के दिखाती हूँ। देखिएगा पूरा एक एक शब्द यहाँ पे पढ़ूंगी मैं। कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट सिनेरियो,
सबसे पहले ये क्या है इसको इंट्रोड्यूस करो, तो इंट्रोडक्शन देखेंगे हम। अब ये कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट की बात है, कॉन्फ्लिक्ट हमें बताना है, तो कॉन्फ्लिक्ट के संग संग ये भी तो आता है कि भाई यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, लोग अलग अलग हैं, अलग अलग मजहब है, लेकिन इंडिया में तो ये चीज फेमस है कि हम यूनिटी रखते हैं डाइवर्सिटी में। तो ये चीज मैंने यहाँ पे इंट्रोडक्शन में डाल दी। हो सकता है कि आपको हर टॉपिक में कोटेशन ना मिले, पर मुझे मिल गई तो मैंने डाल दी। पढ़ते हैं। India, with its rich tapestry of cultures, religions, and languages, has long been celebrated for its diversity. Unity in diversity is India's strength. ये बोला है नरेंद्र मोदी जी ने कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी यही इंडिया की स्ट्रेंथ है। आपने सुना है ना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, तो यहाँ पे चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सब रहते हैं, डाइवर्स है और उसमें भी यूनिटी है, ऐसा हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का मानना है। कोटेशन है, हमने ये कोट कर दी, मैंने ब्रैकेट में कोट लिखा है आपको समझाने के लिए, प्लीज एग्जाम में मत लिख के आइएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। येट दिस डाइवर्सिटी, ये जो डाइवर्सिटी है, विच इज ऑफन अ सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ। अब येट लग गया तो येट का मतलब यह है कि जो आगे की बात बोली गई है उससे कुछ अलग बोला जाएगा, तो इसमें आपका ग्रामर भी देखो टेस्ट हो गया, ठीक है। तो जो आगे बात बोली गई है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी है कि सब लोग अलग अलग कल्चर को बिलोंग करते हैं, अलग अलग रिलीजन को बिलोंग करते हैं, फिर भी हम यूनिटी में हैं, तो ये चीज बोली जा रही है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी है और यही हमारे जो सोर्स है, यही हमारे, दिस इज द सोर्स ऑफ आवर स्ट्रेंथ, ठीक है। फिर भी बोला गया है येट दिस डाइवर्सिटी विच इज ऑफन अ सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ, जो ज्यादातर हमारी स्ट्रेंथ का सोर्स है, कल्चरल वाइब्रेंसी कैन ऑल्सो लीड टू टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। अलग अलग धर्म के लोग हैं, यूनिटी है, सही है, लेकिन कई बार कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो सकते हैं, ये चीज बोल दिया। अब जैसा ही मैंने ये लाइन बोली, तुरंत इस टॉपिक को मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया, कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट सिनेरियो जो चल रहा है, मतलब जो कम्युनिटी में कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं अलग अलग धर्मों को लेके, अलग अलग रिलीजन को लेके, मैंने यहाँ इंट्रोड्यूस कर दिया कि भाई यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, लेकिन फिर भी कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया। अकॉर्डिंग टू एन एनसीआरबी रिपोर्ट इन 2014, एनसीआरबी की रिपोर्ट जो 2014 में आई है, क्या बोला मैंने, वी का मतलब दो चीजें, एक हो गई कोटेशन मेंशन कर दिया, दूसरा स्टैट्स लिखना ज्यादा जरूरी है। अकॉर्डिंग टू एनसीआरबी रिपोर्ट इन 2014, मतलब 2014 में जो रिपोर्ट आई थी उसका बोलना है, इंडिया रिपोर्टेड अबाउट 1227 इंसिडेंट्स ऑफ कम्युनल राइट्स विद 2001 विक्टिम, और ये मेरा स्टार्ट्स मैंने मेंशन कर दिया, बस खत्म, बूम, यहाँ पे टॉपिक इंट्रोड्यूस कर दिया मैंने कि भाई यहाँ पे यूनिटी है डाइवर्सिटी में, लेकिन फिर भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, अलग अलग धर्म के लोगों के बीच में फिर भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं। यहाँ पे मैंने अपना टॉपिक इंट्रोड्यूस कर दिया और अपने बात को स्ट्रेंथन अप करने के लिए मैंने यहाँ पे एक डेटा भी लिख दिया, डेटा बताते हुए कि जो रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट के हिसाब से 1227 इंसिडेंट्स हुए हैं कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट्स के और 2001 विक्टिम्स हैं इस कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट के। तो मैंने अपनी बात बोलते हुए स्टार्ट्स के थ्रू बैक कर दिया, यहाँ पे हो चुका है मेरा टॉपिक इंट्रोड्यूस। अब रही पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 1, स्टैट्स लिखना जरूरी है, कोटेशन हो तो वो भी लिख दो, बढ़िया है, नहीं हो तो कोई टेंशन की बात नहीं है। पॉइंट नंबर 1 फुलफिल है। पॉइंट नंबर 2, जो हमारा मेन इंट्रोडक्शन है 50 से 60 शब्दों के बीच का होना चाहिए। अब गिनना शुरू कर दो, ठीक है, शुरू से गिनते चलो। जो बच्चे क्या करते हैं एंड में जाके गिनते हैं, उन्हीं का गलत होता है ऐसे, ठीक, गिनते हैं चलो, 1 2 3 4 5 6 एग्जैक्टली गिनेंगे, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 36 37 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63, तो लगभग 63 वर्ड्स हैं, मतलब जो मैंने ऊपर लिखा है वो आपने मैच कर लिया। तो हमने 2 स्टेप क्या हो गए, सबसे पहले हमने इंट्रोड्यूस कर दिया टॉपिक, इसमें कुछ इधर उधर की बातें मत लिखना क्योंकि 63 वर्ड्स कैसे हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा आपको। तो 50 से 60 के बीच में होना चाहिए, 63 आया है, एब्सोल्युटली फाइन। अब हम मूव करते हैं अपनी बॉडी की तरफ। तो जब हम मेन बॉडी की तरफ मूव करते हैं, इंडियाज हिस्ट्री इज मार्क्ड बाय वेरियस इन्वेजन्स, सल्तनट्स एंड मुगल रूल। अब मैं बता रही हूँ कि जो कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट की बात है
वो जितने भी मैंने पढ़ाई करी है, मतलब कैसे पता चलता है सामने वाले को कि आपका एस्से अच्छा है, आपका एस्से कहानी के फॉर्मेट में कम होना चाहिए और लॉजिकल ज्यादा होना चाहिए। मतलब अगर आपको हिस्ट्री की कोई कहानी पता है लिख दो, जरूरी नहीं है कि हर एस्से में आपको हिस्ट्री की कहानी लिखनी है, सबसे पहले ये बात क्लियर रखना। लेकिन अगर आपको कोई हिस्टोरिकल इवेंट पता है लिख दो, कोई पॉलिटिकल इवेंट पता है लिख दो। तो मैंने वही किया, मुझे हिस्टोरिकल इवेंट पता है और आपको भी पता होगा, इंडिया भाई जाना ही बना ही कॉन्फ्लिक्ट से था, कहां कहां लड़ाई करके तो आजादी मिली है, तो ये तो पता ही था, तो ये लिख दिया बस। कोई ऐसा बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा बनाने की जरूरत नहीं इस चीज को कि यार ये हिस्टोरिकल एंगल है, कुछ नहीं। मैं देख रही हूं, मैंने यूट्यूब पे सेशंस देखे, भाई डरा रखा है बच्चों को कि यार पॉलिटिकल एंगल, हिस्टोरिकल एंगल, एनवायरमेंटल एंगल, क्यों डरा रहे हो? बहुत ही बेसिक सी बात है, प्लीज मत डरो। हिस्ट्री की बात पता थी, लिख दी। क्या लिखा है चलो पढ़ लेते हैं, आप भी कहोगे अरे हाँ ये तो है ही। तो सबसे पहला स्टेप तो आप वहीं क्रॉस कर लोगे जब आपको डर ही नहीं लगेगा, है ना। तो इंडियाज हिस्ट्री इज मार्क्ड बाय वेरियस इन्वेजन्स, हमको आपको सबको पता है कि भाई लड़ झगड़ के ही हमें आजादी मिली है, लिख दी वो चीज। सल्तनत का रूल था, मुगल रूल था, लिख दिया। लेगेसी ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, पर्टिकुलरली देयर डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। जैसे ही मैंने ये मेंशन किया समझ में आ गया बंदे को नॉलेज तो है, फालतू की बातें नहीं लिख रहा है ये। This sowed seeds of division by emphasizing religious identities. अब यहाँ पे लिख दिया which continues to affect communal relations. मतलब कि ये जो बीज बोया गया था ये शुरू से बोया गया था। मुगल्स आए, है ना, मुगल्स आए, राजपुतानाज आए, फिर ब्रिटिशर्स जब आए तो इन्होंने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी लॉन्च कर दी। भाई तुम समझो, तुम लोग एक नहीं हो, तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो, बात समझ में आ रही है। तो वहीं से बीज बो दिया गया था, तो ये चीज लिख दी। अब ये अच्छा इंपैक्ट कास्ट करता है कि हाँ भाई थोड़ा बहुत तो नॉलेज है। अब क्या इसके लिए आपको यूपीएससी करने की जरूरत थी? नहीं यार, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वही चीज लिखी है। आगे बढ़ते हैं। फिर है हमारा इंडिया इज अ डाइवर्स नेशन विद मेजर रिलीजियस ग्रुप। अब हमने इंडिया के बारे में बता दिया, जो शुरू से चल रहा है ना, कम्युनल कम्युनल कम्युनल, बताओ तो कम्युनिटी में कौन कौन है, तो वो सारी चीजें बता दी कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैन सब है इंडिया में। तो ये जो रिजिडिफिकेशन ऑफ रिलीजियस आइडेंटिटीज है, मतलब एवरीबडी इज वेरी रिजिड अबाउट देयर रिलीजन्स एंड नैरेटिव्स दैट एम्फसाइजेस डिफरेंसेस। रिजिडनेस है, मतलब ये इन सभी के अंदर, सिख हैं तो उनके लिए अलग रिजिडनेस है, हिंदूज के लिए अलग, मुस्लिम्स के अलग। तो ये रिजिडनेस जो है अपनी चीजों को ना छोड़ने की, दिस इज कॉजिंग द डिफरेंसेस, ठीक है, ओवर कम्युनिटीज एंड कैन लीड टू पोलराइजेशन एंड टेंशन। तो अब ये चीज मैंने बोल दी है, इसमें भी कुछ ऐसा नहीं है कि आपको देख के लगेगा कि अरे ये तो हमें पता ही नहीं था। सेम सी बात है ना, पता नहीं था, क्यों? क्योंकि घबरा रहे हो, कुछ भी अभी अलग नहीं है। पहले मैंने बता दिया कि भाई इसका मतलब क्या है, कि शुरुआत से बीज कहां से बोया गया। फिर मैंने बता दिया जो कम्युनल चल रहा है, कम्युनिटी में है कौन कौन से लोग, सब अपने बारे में रिजिड हैं। अब सब रिजिड हैं, इस वजह से टेंशन हो जाती है। अब मैंने यहाँ पे लिखा है रिलीजियस फैक्टर, तो ये मत सोचना कि हर एस्से में हमें रिलीजियस फैक्टर लिखना है, बस क्या है आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हमारा बॉडी कंप्लीट पूरी नहीं हुई है, ठीक। अगर आपको वर्ड्स काउंट करने हैं तो आप काउंट कर लो, वैसे मैंने एंड में वर्ड्स काउंट करके भी लिखा है, ठीक। फिर है communal conflicts are often exacerbated by political actors who use religious or communal sentiments for electoral gain. It is issued by politicians during election, though banned under Representation of People Act 1951. अब ये क्या है? पॉलिटिकल फैक्टर, इतनी बड़ी चीज अलग से लिखने की जरूरत नहीं थी, बस हाँ मुझे ये पता था ये चीज, तो मैंने ये लाइन मेंशन कर दी। डिस्पैरिटीज इन वेल्थ, एजुकेशन, डिस्पैरिटीज मतलब समझ रहे हो, अलग अलग, दे पीपल आर नॉट सिमिलर, कोई अमीर है तो बहुत ही अमीर है, कोई गरीब है तो बहुत ही गरीब है। तो ये जो डिसिमिलैरिटीज जा रहा है, वेल्थ, एजुकेशन, एक्सेस टू रिसोर्सेज, नाउ दिस कैन क्रिएट रिसेंटमेंट अमंग डिफरेंट कम्युनिटीज। कोई एजुकेशन है तो इतनी एजुकेशन है किसी के पास, किसी को ABCD भी नहीं आता, तो दिस इज क्रिएटिंग डिफरेंसेस। तो जब ये डिसिमिलैरिटीज, डिस्पैरिटीज मतलब डिसिमिलैरिटीज अलाइन विद रिलीजियस और कम्युनल आइडेंटिटीज, अब समझो अपने आप में पहले ही वेल्थ, एजुकेशन एंड एक्सेस टू हेल्थ केयर, ये सबके पास अलग अलग है, और जब ये चीज कंबाइन हो जाती है रिलीजियस से, सो दे कैन फ्यूअल कॉन्फ्लिक्ट्स। मतलब पहले भी बहुत डिफरेंसेस हैं, हर किसी के पास सेम वेल्थ नहीं है, हर किसी के पास सेम हेल्थ नहीं है, हर किसी के पास सेम एजुकेशन नहीं है,
और इसी चीज को जब हम रिलीजियस और कम्युनिटी से बैंड करेंगे तभी तो कॉन्फ्लिक्ट बन जाता है। ठीक है, आपको ये सब सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर ये सब की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये मैंने इसलिए लिखा कि आपको अलग से दिखे कि ये क्या है। अब आप सोचोगे कि आपके पास जितने टॉपिक आए सब में आप सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर निकाल लो, अगर है तो जरूर निकालो, पर ये मत सोचो कि हर एस्से में आपको पॉलिटिकल, सोशल, इन्वायरमेंटल, इकोनॉमिकल, फाइनेंशियल सारे एंगल्स लिखने हैं, ऐसा नहीं होता। ठीक, तो हमें पता था तो हमने ये चीजें यहाँ पे लिख दी, 1951 वाली बात भी लिख दी, तो इससे हमें और क्लियर हो गई हैं चीजें बस। और इस पूरे एस्से को, मतलब अभी तक मैंने 2 पैराग्राफ्स लिखे हैं, इसमें से एक भी ऐसा शब्द नहीं है जो बहुत ही फ्लारी लैंग्वेज में लिखा हो, है ना, अग्री करते हो? बहुत ही बेसिक सी लैंग्वेज में लिखा है, फ्लारी लैंग्वेज में लिखना वाला कोई वर्ड नहीं है इसमें से। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है communal conflicts are often exacerbated by political actors who use religious communal sentiments for electoral gain। अब यार ये political angle अगर आपको पता है, एक बार बताना आप में से कितने लोग सुबह 7 बजे का द हिंदू मेरे संग करते हो? रेगुलर डेली होता है ये, नहीं करते हो ना तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, और जो करता है उसको ये चीजें पता होंगी कि पॉलिटिकल, मैं कितने टाइटल्स पॉलिटिकल आपको इंट्रोड्यूस कराए थे, हिंदू मुस्लिम की वजह से कितने कॉन्फ्लिक्ट्स करा देते हैं पॉलिटिशियंस, तो ये पॉलिटिकल एंगल है। इट इज यूज्ड बाय पॉलिटिशियन ड्यूरिंग इलेक्शंस। ठीक है, 2 बैंड अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, लेकिन ये बहुत से जो पॉलिटिशियंस हैं उसका इस्तेमाल करते हैं। एक सेकेंड, ये वाला तो हमारा ऑलरेडी हो गया था ना, हाँ ये हमारा ऑलरेडी हो गया था, सॉरी रिपीटेड स्लाइड है वो। Humans have an innate tendency to form groups and identify with those who share similar characteristics। क्या प्यारी लाइन लिखी है, कोई कहानी जैसी लाइन आपको इसमें दिख रही है? नहीं। सबसे पहली चीज जो एस्से में आप लोगों को नहीं करनी है, क्या करना है ये मैंने बता दिया, क्या नहीं करना है उसको जान लो। अगर मैं शुरू में बता देती ये करो ये करो ये करो ये ना करो तो ये सिर्फ कहानी रहती, इसीलिए मैं बीच बीच में बता रही हूँ। आपको क्या नहीं करना है वो ये है, सेंटेंसेस को अपने रिपीट नहीं करना है। मेरे अभी आपके सामने मैं 2 पैराग्राफ्स करवा चुकी हूं, मैंने एक में बता दिया हिस्ट्री से रिलेटेड, एक में बता दिया मैंने कम्युनिटी में कौन कौन लोग हैं, फिर मैंने बता दिया कि जो पॉलिटिशियंस हैं वो किस तरीके से अपने दिमाग से इस्तेमाल करते हैं कि भाई ये लोग अलग अलग हैं, कम्युनिटी अलग अलग है, कॉन्फ्लिक्ट्स कराओ और अपने गेन के लिए यूज करो, अलग बात बोली। फिर मैंने ये भी बता दिया कि भाई वेल्थ, हेल्थ और एजुकेशन में तो सब लोग अलग हैं, रिलीजन भी अलग होता है, तो ये चीज क्या करती है, एडिंग फ्यूल टू फायर। बात समझ में आई? तो चारों, अभी मैंने 4 पॉइंट्स बताए हैं, चारों अलग अलग हैं, कोई भी रेपिटेटिव नहीं है, देखा आपने? वही चीज यहाँ पे मैंने बोली है। फिर आ जाएगा हमारा, ये भी एकदम अलग सी बात है भाई, है नॉर्मल कि हम लोग भी अपने जब क्लास में जाते थे, नए नए किसी स्कूल में एडमिशन लेते थे, तो हम लोगों को भी लगता था भाई इस बंदे के संग अपनी वाइब मैच करेगी, इसके संग हो लो, यार ये बड़ा बोरिंग है, इसके ग्रुप में कौन जाए। यही होता था ना, इस बंदे के संग अपनी वाइब मैच करेगी, इसी के संग हो लो, ये तो बड़ा बोरिंग है, इसके संग कौन जाए। तो ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है, आपको जो अपने जैसा लगता है आप उसी की तरफ अट्रैक्ट करते हो, वही चीज लिखी है कि ह्यूमन की ये टेंडेंसी होती है, इननेट मतलब कि अंदर से, दिस इज नॉट डेवलप्ड, ये अंदर की ही टेंडेंसी है, बाय बर्थ होती है कि हम अपना ग्रुप, हम अपना इस तरीके का ग्रुप बनाते हैं जिनके सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स हो, चाहे वो रिलीजन के बेस्ड हो, एथनिसिटी हो, नेशनैलिटी हो, मतलब हमसे सिमिलैरिटी होती है तो हमें मजा आता है। दिस ग्रुप आइडेंटिटी प्रोवाइड्स इंडिविजुअल्स विद अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस एंड सिक्योरिटी। सही बात है। अब आपने देखा होगा जब मॉस्क में मुस्लिम्स जाते हैं तो उनको लगता है यार सब अपने भाई लोग हैं, हिंदूज जाते हैं टेंपल में लगता है सब अपने भाई लोग हैं, तो ये एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी देता है कि यार सब अपने जैसे ही हैं, ये चीज बोली गई है। और ये हमारे अंदर की टेंडेंसी है, दिस इज नॉट दैट वी आर गिविंग बर्थ टू दिस टेंडेंसी, ये अपने अंदर की ही टेंडेंसी है। becomes rigid and exclusive, it can lead to the marginalization or demonization of those outside the group, fueling communal tension। ये कुछ नहीं, ये साइकोलॉजी के ऊपर हमारा बेस्ड एक पॉइंट है। ठीक है, आप लोगों को ये सब लिखना नहीं है, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, आपको ये दिखाने के लिए लिखा है कि अगर मैंने 5 पॉइंट्स लिखे हैं इससे में बॉडी में तो 5 अलग अलग हैं, तो मैंने यहाँ पे बता दिया कि यार ये ह्यूमन नेचर होता है कि हमें सब अपने जैसे लगते हैं तो हमें सेंस ऑफ सिक्योरिटी फील होता है, और अलग वालों के संग लगता है कि यार यहाँ पे तो कुछ गड़बड़ है ना। तो जब सब एक एक साथ हो जाते हैं तो फिर बाहर वाला तो गलत लगने लगता है। तो एक ये साइकोलॉजिकल फैक्टर भी होता है जिसकी वजह से कम्युनिटी में राइट्स वगैरह होते हैं। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है? चलो
फिर आगे बढ़ते हैं, ये भी देखो अलग पॉइंट आपको मिलेगा। ट्रेडिशनल एंड सोशल मीडिया कैन बी इंस्ट्रूमेंटल इन स्प्रेडिंग divisive propaganda and misinformation which can incite communal violence। अब बोला जा रहा है कि मैंने सारे तरीके के वायलेंस की बात कर ली, कम्युनल वायलेंस होता कैसे, फिर मैंने बताया कि एक इसमें सबसे बड़ा पॉइंट है सोशल मीडिया, है ना, उसके वजह से बहुत वायलेंस फैल रहा है। जैसे कि अगर कोई छोटी सी भी चीज हुई है ना गलत, तो उसको ऐसा दिखा देंगे कि भाई ये हिंदू हमारे दुश्मन है, ये मुस्लिम हमारे दुश्मन है। तो यहाँ पे बताया गया है कि भाई एक तो साइकोलॉजिकल फैक्टर है, ऊपर से जो सोशल मीडिया उसने इतना बड़ा दिखा दिया है इसको कि जिसके वजह से राइट्स होने लगे। फिर हमने बताया कैसे राइट्स हो रहे हैं। फेक न्यूज, हेट स्पीचेस, incendiaries, content on social media platforms, now this can quickly inflame। आपको भी पता है, थोड़ी सी बात हुई है, राई का पहाड़ बना के दिखा दिया जाता है ताकि उस कम्युनिटी के लोगों को और हर्ट हो, उनके सेंटिमेंट्स को और हर्ट हो। अरे मेरे रिलीजन को छोटा बताया, अब मैं वार कर दूंगा उसके ऊपर। क्या हुआ, पहले तो लोगों को अलग वाली मैंने बात बताई, फिर मैंने बोला इंटरनेट इस चीज को और बूस्ट कर देता है। जो डिसएग्रीमेंट्स होते हैं लोगों के बीच में, कंट्रोल ऑफ रिसोर्सेज, नाउ दिस कैन टेक अ कम्युनल डायमेंशन स्पेशली इन एरियाज विद मिक्स्ड रिलीजन्स और एथनिक पॉपुलेशन। फिर है a weak legal system, lack of effective law enforcement and impunity for those involved in communal violence can encourage further conflict। कॉन्फ्लिक्ट्स के पहले मैंने कम्युनिटी, कम्युनल के बारे में बताया, फिर मैंने बोला कम्युनल वायलेंस होता कैसे है और फैलता कैसे है, फिर मैंने बताया कि अगर ये वायलेंस हो चुका है तो ये फैलेगा, तो इसका मेन रीजन ये है कि सामने वाले ने देखा कि उसने वायलेंस फैलाया, उसको कोई सजा नहीं मिली। इम्प्यूनिटी यानी कि फ्री फ्रॉम पनिशमेंट वो रहा, तो उसके अंदर और ज्यादा ताकत आ गई, भाई मैंने ये काम किया, हमें सजा नहीं मिली, तुम भी करो। तो ये सब एक्सटेंड मतलब बढ़ा देते हैं जो वायलेंस होता है, कम्युनल वायलेंस। इनएडिक्वेट प्रोटेक्शन फॉर माइनॉरिटी ग्रुप्स कंट्रीब्यूशन टू देयर वल्नरेबिलिटीज, द केस ऑफ मॉब लिंचिंग इन अ केस ऑफ पॉइंट, ये सारे के सारे चीजें क्या करते हैं, कम्युनल वायलेंस, कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट्स को बढ़ा देते हैं। आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, आपको पीडीएफ अपने आप क्लास के बाद मिल जाएगी। सो प्लीज सेशन पे फोकस करिए, पीडीएफ मिल जाएगी क्लास के बाद, अपने आप अपलोड हो जाएगी। Implement educational programs that promote tolerance, respect for diversity, and interfaith understanding. Encourage interfaith dialogue through forums, workshops। मतलब आपको एंड अच्छे नोट की तरफ, आपने सारी कमियां बता दी, फिर आपने ऐसा बता दिया कि फैल भी क्यों रहा है, फिर आपने बताया अगर सबको एजुकेटेड करो, इनकरेज करो इंटरफेथ डायलॉग्स में, मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बैठे, गॉड इज वन, मैन इज वन एंड ऑल द यूनिवर्स इज वन, इस चीज के ऊपर काम करो। वर्कशॉप्स कराओ, इवेंट्स कराओ जो सबको साथ में लेके आए, लीडर्स सबको साथ में लेके आए, जो अलग अलग रिलीजन के मेंबर्स हैं वो सब साथ में, अपने अलग अलग बैकग्राउंड के लोग आके चीज़ों को करें, एजुकेट करें। भगवान एक है, अल्लाह एक है, गॉड एक है, सब लोगों को बताया जाए, तब जाके अपना चीजों में इंप्रूवमेंट आने के चांसेस हैं, कम्युनल वायलेंस कम करने के चांसेस हैं। आप ऐसा, और दूसरा एक ये भी चीज है कि लॉ ऐसे प्रोटेक्ट बनाओ जो रिलीजियस, एथनिक माइनॉरिटीज सबको प्रोटेक्ट करे, स्ट्रेंथन करे, जो एंटी डिस्क्रिमिनेशन लेजिस्लेशन, हेट क्राइम लॉज टू डेटर कम्युनल वायलेंस। मतलब लॉज कैन लीड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि ऐसे लॉज लाओ कि ये सब चीजें जो डेटर कर रही हैं रिलीजन को, उन सारी चीजों पे खात्मा लगे। ट्रेन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज टू डील सेंसिटिवली विद कम्युनल इश्यूज। आप जो लॉ बना रहे हो, जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, उनको ट्रेन करो कि बहुत ही स्वेव मैनर में लोगों को ट्रीट करें। ये नहीं है कि बहुत ही आपने लॉ लाया और आप स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन कर दिया। इनकरेज करो पुलिस को कि वो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड करे लोकल कम्युनिटीज के संग, प्रिवेंट करे मिसअंडरस्टैंडिंग एंड टू रिस्पॉन्ड इफेक्टिवली टू अर्ली साइंस ऑफ कम्युनल। ऐसा ना हो कि पुलिस के बारे में ये चीज फेमस हो कि भाई जब पूरा का पूरा कांड हो गया, जब पूरा का पूरा चीजें फैल गई, तब पुलिस आ रही है, कि इफेक्टिव एक्शन लेना होगा पुलिस को। तो ये सारी चीजें आप करो। मतलब कि मैंने बॉडी में सब कुछ डाल दिया, अगर आप ध्यान से देखो, मैंने पहले सारे पर्सपेक्टिव डाले कि भाई हमारा तो बीजी बोया गया था डिवाइड एंड रूल पॉलिसी से, सब अलग अलग धर्म के लोग हैं, फिर अलग अलग क्यों है मैंने ये बताया कि भाई जो अपने जैसा होता है, ह्यूमन नेचर होता है, लोग उसके तरफ अट्रैक्ट करते हैं, फिर बाहर वाला कोई भी बंदा आता है तो लगता है वो अलग है, डिफरेंसेस पैदा होने शुरू हो जाते हैं। फिर मैंने ये भी बताया कि इनको आप दूर कैसे कर सकते हो। आप यहाँ पे वर्कशॉप्स करो, लोगों को एजुकेट करो, आप ऐसे ऐसे लॉज लाओ, लॉज का इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से करो,
और जो हर धर्म के लोग हैं उनको साथ मिला के वर्कशॉप्स कंडक्ट कराओ, बताओ गॉड इज वन, मैन इज वन एंड ऑल द रिलीजन्स आर वन। तो ये सब उनको बताओ, तब जाके चीजों में चेंजेस आएंगे। मैंने एक पॉजिटिव नोट के संग स्लाइटली एंड मारा है, ये हो गया था। अल्टीमेटली अब कंक्लूजन, अल्टीमेटली द पाथ फॉरवर्ड इन्वॉल्व्स। अच्छा, अब जब आप इसकी बात करोगे, मैंने काउंट किया 282 वर्ड्स आए हैं, 282 वर्ड्स बॉडी में आए हैं, बॉडी में आए हैं 282 वर्ड्स, और जो हमारा इंट्रो था उसमें लगभग 63 वर्ड्स आए हैं। अब देख लेते हैं कंक्लूजन में कितने वर्ड्स हैं। अल्टीमेटली द पाथ फॉरवर्ड इन्वॉल्व्स रिकॉग्नाइजिंग आर शेयर्ड ह्यूमैनिटी एंड वर्किंग टुगेदर टू ब्रिज डिवाइड्स। सही है, अल्टीमेटली हमें अपना एंड पॉजिटिव ही करना है, तो चाहे जितना अलग अलग हो आप ये बता दो कि सबको एक साथ आना है, ये जो डिवाइड्स हैं ब्रिज करना है, खत्म करना है। इंडिया कंटिन्यूज टू इन्वॉल्व द एफर्ट्स टू रिड्यूस कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट विल बी पिवटल मतलब इंपॉर्टेंट, विल बी इंपॉर्टेंट इन शेपिंग पीसफुल एंड कोहेसिव नेशन। Though continued dialogues, education and concerted action, a bright and more unified future is within reach। मतलब कंक्लूजन पॉजिटिव नोट पे कर दिया कि अगर ऐसा 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 होता है तो सब कुछ बहुत ही अच्छे नोट पे एंड हो जाएगा। 3 4 5 6, ठीक है, देन 6 6 12 12 8, हमारा कितना हो गया 20। अच्छा, फिर 4 406, ठीक है, ±5 आपका चलता है, ±5 से 10, 406 398 इतना आपका चलता है, डू नॉट नीड टू वरी। तो हमारा इतना यहाँ पे सारा हो गया, पूरा का पूरा ये हमारा प्रीवियस ईयर टॉपिक हमने डिस्कस कर लिया। तो हमने इसमें क्या सीखा, एक बार क्विक समरी देखते हैं। तो एसए के टाइम पे, मतलब अगर आप आईबी का एग्जाम दे रहे हो तो एसए के टाइम पे आपको क्या याद रखना है। पॉइंट नंबर 1, हमारा जो पूरा का पूरा एसए है वो 3 हिस्सों में डिवाइड होना चाहिए, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन लगभग 50 से 60 के बीच में, जो बॉडी है वो भी आपकी 250 से 300 के बीच में, और जो मेन कंक्लूजन का पार्ट है वो भी 50 से 60 शब्दों के बीच में रखना है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दिमाग में 400 नंबर मत लेके चलो, दिमाग में ये लेके चलो 50-60 में इंट्रोड्यूस करना है, एंड करना है 50-60 में, मेन बीच में बॉडी रखनी है 250 से 300 वर्ड्स की, ठीक है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 की आप अपने कोटेशन में कोशिश करो कि अपने एस्से में कोटेशन लाओ, अगर कोटेशन नहीं है तो स्टैटिस्टिक्स, डेटा से बैक करो। पॉइंट नंबर 3, रेपिटेटिव सेंटेंसेस अवॉइड करो, मतलब जब आप अपने सेंटेंस की बॉडी पढ़ो तो आपके दिमाग में 5 ऐसे पॉइंट्स होने चाहिए जो आपने बॉडी में लिख रखे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि एक पॉइंट 2-2 3-3 बार रिपीट हुआ है, ये सबसे बड़ा डोंट है एस्से का जो आपको याद रखना है। तो ये 3 चीजों को करके चलेंगे और आपका एस्से लिखने में गजब की मदद मिलने वाली है आईबी में। और सबसे बड़ी चीज है, डरो मत, अगर आप आईबी का डिस्क्रिप्टिव लिखने जा रहे हो मतलब आपके अंदर दम है, प्री निकाला है आपने, तो पॉलिटिकल एंगल, इकोनॉमिकल एंगल, अलग अलग जगहों पे आपने ये सब सुना होगा, इससे डरने की बिल्कुल भी बात नहीं है। बस इन 3 चीजों को याद रखो, आपका सफर थोड़ा सा सॉर्टेड हो जाएगा। समरी पता है, समरी सबको क्लियर हो गई है, ठीक है। और हमने यहाँ पे प्रीवियस ईयर का पैसेज भी कर लिया है, समरी भी हमें क्लियर हो गई है, और हमने यहाँ पे एक प्रीवियस ईयर का पैसेज भी कर लिया है। मेरे हिसाब से, मेरे ख्याल से ये चीजें आप लोगों को क्लियर हैं, ठीक। अब हम यहाँ पे करने वाले हैं प्रिसी राइटिंग, कि प्रिसी राइटिंग में हम लोगों को क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। प्रिसी राइटिंग करी जाए, चलो। तो प्रिसी आपको सबसे पहले मैं दिखाने वाली हूं कि ये पूरा का पूरा पैसेज आपको दिख रहा है बढ़िया से, ऐसे ही आपको पेपर मिलता है, इतना बड़ा सा आपको पैराग्राफ लिख के दे दिया जाता है, दिख रहा है, इतना बड़ा पैराग्राफ आपको लिख के दे दिया जाता है। अब इस पैराग्राफ में आपको पूरा पढ़ लीजिए पहले, ऐसे ही होता है। अब इस पैराग्राफ को आपको मैंने लिखो टाइप भी कर दिया है ताकि आप अच्छे से पढ़ पाओ। प्रिसी का मतलब ये होता है कि जो बड़ा सा पैराग्राफ आपको दिया है उसको शॉर्ट में लिख के हमें समझाओ। मतलब अगर कभी आप, ये क्यों होता है मैं आपको ये भी बता दूं कि कभी अगर आप कहीं आपके पास कोई डॉक्यूमेंट आया, जाहिर सी बात है आप ACIO 2 की पोजीशन पे, आपके पास इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे, तो कभी अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट आ रहा है तो यू हैव टू बी रेडी विद इट कि आप लोगों को अपनी बातों को शॉर्ट में कैसे समझाना है, और उस डॉक्यूमेंट का सब कुछ कवर भी होना चाहिए आपके बात में, इसीलिए प्रेसी राइटिंग यहाँ पे होती है। बात समझ में आ रही है कि आईबी वालों को प्रेसी राइटिंग इसलिए पढ़ाई जाती है क्योंकि अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट आ रहा है तो आप अपनी बातों को कम शब्दों में सामने वाले ऑफिसर को कैसे समझा पा रहे हो, इसलिए आपको ये कला आनी चाहिए। तो अब मैं आपको बता रही हूँ प्रेसी राइटिंग में कौन सी चीजों को ध्यान में रखते हैं। पॉइंट नंबर 1, आपके जितने भी पैराग्राफ है सारी लाइंस को काउंट करो और उस लाइन को 3 से डिवाइड कर दो।
मतलब अगर 9 लाइन का पैराग्राफ है तो आपकी जो प्रेसी राइटिंग आपको लिखनी है वो सिर्फ 3 लाइन की होनी चाहिए। मतलब जो पैराग्राफ एग्जाम में दिया है उसका 1/3 होना चाहिए प्रेसी राइटिंग। नंबर 2 जो आपको याद रखना है प्रेसी राइटिंग के बारे में, आपको पूरे के पूरे पैराग्राफ के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको दिमाग में नोट कर लो या कहीं पेपर पे नोट कर लो, और फिर मेक श्योर करो कि सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके उस पैराग्राफ में कवर्ड हो। और जो आप टाइटल रखो, टाइटल इतना बवाल हो कि बस मजे आ जाए। जैसे पिछली बार का आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इसके ऊपर था, पुलिस वाले की जॉब के ऊपर, तो मैंने इसको जो टाइटल दिया है वो क्या है, पुलिसमैन अ थैंकलेस जॉब। ये अगर किसी ने टाइटल दिया है, आई कैन गिव यू इन रिटन 100% सिलेक्शन पक्का है। बहुत से लोग लिखेंगे पुलिस वालों की जो जॉब है, पुलिस वालों की जॉब से रिलेटेड पैसेज आया था। टाइटल पे ध्यान दीजिए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। तो 3 पॉइंट्स मैंने क्या क्या बताने के लिए बोले हैं। पॉइंट नंबर 1 जो मैंने बोला है वो ये है, पूरे के पूरे पैराग्राफ को पढ़ो और इंपॉर्टेंट लाइन को देखो, मैंने रेड से मार्क कर रखा है, आप भी ऐसा कर लो, ठीक है। पूरे पैराग्राफ को पढ़ो और जो भी इंपॉर्टेंट लाइन आपको लगे, इंपॉर्टेंट लाइन का मतलब रेपिटेटिव वो ना हो, उसको रेड से मार्क कर लो। फिर जब आप मेन पैराग्राफ लिखोगे तो वो ऐसा होगा, जितने भी लाइंस का आपका पैराग्राफ है, मतलब जितने भी शब्दों का आपका पैराग्राफ है, ऐसे समझ लो, शब्दों से समझ लो तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। उसको 3 से डिवाइड कर दो, जितने शब्द बचेंगे उतने आपके इसमें आने चाहिए, ठीक। फिर से बताऊं, ठीक है। तो प्रेसी के बारे में एक समरी ध्यान से सुन लो। प्रेसी राइटिंग इसलिए दी जाती है क्योंकि एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो बंदा ऑफिसर बना है वो समझ लेगा बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स को। अगर आप ACIO 2 बने हो, आपको अपने ऑफिसर ACIO 1 को कुछ बताना है तो आप डॉक्यूमेंट्स पढ़ के शॉर्ट में बता पाओ, इसलिए प्रेसी राइटिंग दी जाती है। प्रेसी राइटिंग करने का मेन एजेंडा होता है कि आपको जितना भी शब्द दिए गए हैं, इस तरीके का पेज आपको मिलता है, सारे शब्दों को काउंट कर लो, फिर उसको 3 से डिवाइड कर लो। जैसे मैंने सारे शब्दों को काउंट किया तो आ रहा था आपका 334, मैंने उसको 3 से डिवाइड कर लिया तो आ गया 111। तो आपको प्रेसी राइटिंग जो लिखनी है उसके शब्द 111 होने चाहिए। पॉइंट नंबर 2, सारे के सारे इंपॉर्टेंट लाइंस जो दी है मेन पैराग्राफ में वो आपको अपने शॉर्ट में प्रेसी में कवर करनी है। पॉइंट नंबर 3, टाइटल बहुत तगड़ा रखना है। जैसे कि पिछली बार का पैराग्राफ था पुलिसमैन की जॉब के ऊपर, ठीक है, तो मैंने टाइटल दिया है प्रेसी राइटिंग को पुलिसमैन अ थैंकलेस जॉब। अगर आप भी ये दे पा रहे हो तो समझो आप राइट ट्रैक पे हो। बहुत से लोग देंगे कि पुलिसमैन का जो वर्क है वो डिफिकल्ट होता है, पुलिसमैन बहुत अच्छे होते हैं। आप देखो कि आपका पर्सपेक्टिव समझो कि पुलिसमैन की जॉब एक थैंकलेस जॉब है, इसके बारे में पूरा पैसेज था। तो आपका जो टाइटल है वो बहुत ही इफेक्टिव होना चाहिए। ये चीज क्लियर है, ठीक है। तो इस चीज के बारे में आपको ध्यान रखना है बहुत ज्यादा, इस चीज के बारे में आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। यहां तक चीज क्लियर हो गई है सबको? यहां तक बढ़िया से समझ में आ गई है? ठीक है, वंडरफुल। तो अब इसको चलिए पढ़ लेते हैं, इसको पढ़ लेते हैं ताकि आपको ये बहुत ही बढ़िया से समझ में आ जाए। Occupational stress among police officers stems from the inherent risk and emotionally demanding nature of their work, exacerbated by bureaucratic and hierarchical police structures। सब बताया गया है कि पुलिसमैन की जॉब के बारे में कि उस इमोशनली भी उनको रहना होता है, मेंटली भी प्रेजेंट रहना होता है। डिसीजन मेकिंग अंडर प्रेशर, प्रेशर होता है ऊपर वालों का, मतलब जो उनके ऊपर लोग होते हैं, नेता होते हैं, उन सबका प्रेशर आता है, तो उनको वो प्रेशर हैंडल करना होता है। Often scrutinized after the facts aids to the stress. Media portrayal further complicates this role. फिर बताया जा रहा है कि जो मीडिया पर्सन होता है वो फर्दर उनके रोल को और ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर देता है। मतलब सोचो, एक तो बंदा काम कर रहा है और अगर किसी एक ने घूस लिया तो मीडिया ऐसा दिखा देगा कि पुलिस वाले सारे बदनाम हो जाएंगे, है ना। तो उनको उस प्रेशर को भी झेलना पड़ता है। जो उनका स्ट्रेस है वो इंक्लूड करता है इंटरैक्शन विद क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, कम्युनिटी एक्सपेक्टेशन। मीडिया ने एक को गंदा बोला तो सब गंदे हैं, तो कम्युनिटी लेके चलेगी कि सब गंदे हैं, तो उनको क्या क्या झेलना पड़ता है। एक तो अपने लाइफ का होली दिवाली दशहरा उनकी ड्यूटी लग जाती है, इलेक्शन ड्यूटी लग जाती है, मेंटली फिजिकली प्रेजेंट रहो, अपनी फैमिली से दूर रहो, ट्रांसफर्स झेलो। उसके बाद मीडिया जो उनको पोर्ट्रे कर देता है, किसी एक की वजह से सबको गलत बोल देता है। कम्युनिटी की एक्सपेक्टेशन, पर्सनल लाइफ के चैलेंजेस, घर में लड़ाइयां होने लगती हैं क्योंकि बाहर इतना इन्वॉल्वमेंट होता है। बाहर इन्वॉल्वमेंट होने के बाद भी लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि भाई ये बंदा इतना इन्वॉल्व है। ये सारा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है इनके जॉब का।
अब इसका आप क्या टाइटल लिखते, छोटा सा है, जितने बंदे तक ये वीडियो पहुंचा सकते हो पहुंचा दो। एक वीडियो में आपको पूरी नॉलेज मिलने वाली है, प्रिसी की भी, एसए की भी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की भी। तो जहां तक इस वीडियो को शेयर कर सकते हो जरूर शेयर करिएगा, बहुत बेनिफिट देगा ये लोगों को। और ये जो आपके सामने पैराग्राफ है, आप लोग बस एक एक कॉमेंट करके कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि अगर आप यहाँ पे होते तो आप इस पैराग्राफ का क्या टाइटल लिखते। ठीक है, मैं आप सबका कमेंट देखने वाली हूं, तो मुझे ये जरूर बताना कि अगर आप यहाँ पे होते तो आप क्या लिखते। ये जरूर बताएंगे सभी लोग कमेंट में लिख के। ठीक है, चलो, ये प्रेसी राइटिंग के बारे में बस इतना है, ज्यादा नहीं होता। प्रेसी राइटिंग सिंपल है, जितने शब्द आए हैं उसका 1/3 शब्द का होना चाहिए, सारे पॉइंट्स कवर होने चाहिए, चीजों को रिपीट नहीं करना है, और आपका जो टाइटल है वो बहुत इफेक्टिव होना चाहिए। दैट्स इट। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आपका, ये पूरी की पूरी चीज हो गई आपकी प्रेसी के बारे में। तो हमने एस्से कर लिया है, प्रेसी कर लिया है, अब हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी देखने वाले हैं। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देखो इस तरीके का आता है, आपको पेज इस तरीके का मिलता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, पूरा का पूरा रीड करो और इस तरीके से 5 क्वेश्चंस होते हैं, उसको आंसर करो, लिख के आंसर करो, टिक करके नहीं। टिक करने वाली चीज सारी हो गई, अब सब कुछ लिख के करना पड़ता है आंसर। ठीक है, चलो, तो अब आपके सामने ये आपको जैसे पूरा क्वेश्चन दिख रहा है, हर क्वेश्चन के 2 नंबर हैं, ऐसा इंस्ट्रक्शन है। ये आपका पूरा का पूरा पैराग्राफ है। एट टाइम्स सोल्यूशन टू एन इंटरैक्टेबल प्रॉब्लम। अब देखो, सबसे पहली चीज जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के टाइम पे आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूरा पढ़ने के बाद क्वेश्चंस के पास मत आओ। जो सबसे बड़ा डोंट मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का बताऊंगी वो ये है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूरा पढ़ने के बाद क्वेश्चंस तक मत आओ। ठीक है, पहले क्वेश्चंस पढ़ लो, क्वेश्चंस को शॉर्ट में कहीं पेपर पे या फिर अपने दिमाग में नोट कर लो, फिर पैराग्राफ पढ़ना शुरू करो। तो जब आप पैराग्राफ पढ़ोगे, आपको जब इस क्वेश्चन का आंसर अपने पैराग्राफ में मिलेगा, तब आपको वैसे ही कॉन्फिडेंस फील होता चला जाएगा। तो सबसे पहले हम भी क्वेश्चंस पढ़ेंगे, फिर पैराग्राफ। हमने क्वेश्चंस पढ़ा, व्हाट इज द अल्टीमेट एम ऑफ पुलिसिंग। ठीक है, what is the fundamental approach suggested for the police to undertake that would improve its functioning? The passage discusses 2 type of evaluations. What are they? ठीक है, मतलब हमें 3 चीजें अभी तक मेरे दिमाग में है जो मुझे पैराग्राफ से निकालनी है। अल्टीमेट एम निकालना है पुलिसिंग का, फंडामेंटल अप्रोच जो पुलिस ने रखी है अपने फंक्शंस को इंप्रूव करने के लिए, कुछ 2 टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन है, कहीं पे उसके बारे में दिया होगा तो मुझे समझ में आ जाना चाहिए कि वहां पे आंसर है। ठीक है, द एस्पेक्ट ऑफ पुलिसिंग डज द पैसेज कंपेयर द जोन ऑफ अ स्पोर्ट प्लेयर विद, मतलब जहां पे भी स्पोर्ट प्लेयर को पुलिस से कंपेयर किया गया है, वो जो जोन है उसके बारे में डिस्कशन जहां पे भी होगा वो भी आंसर वहां पे छुपा हो सकता है। डिफिकल्ट और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम ऑलवेज इंटेल कॉम्प्लिकेटेड सोल्यूशन। ये एक आखिरी लाइन है, ये जो बोली गई है पैराग्राफ पढ़ने के बाद बताइए कि ये सही है कि गलत है। तो ये हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन हमने दिमाग में रख लिया। अब हमने पढ़ना शुरू किया पैराग्राफ। आपको भी एग्जाम में ऐसे ही करना है, पहले आपने क्वेश्चंस देख लिया, फिर पैराग्राफ पढ़ना शुरू किया। अब आपने जब पैराग्राफ पढ़ना शुरू किया तो ये भी क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट लाइन थी वो आप अपने पैराग्राफ में, क्योंकि आपके पास पेपर आएगा, आप मार्क करते चले गए हल्का हल्का पॉइंट से। अब समझिएगा, अब यहाँ पे जैसे ये पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द अल्टीमेट एम ऑफ पुलिसिंग। अब इसका आंसर कहां मिला है, तो जब आप पैराग्राफ को पढ़ोगे तो आप देखोगे सेकेंड पैराग्राफ की 3rd लाइन में आपको आंसर मिला है। मतलब सेकेंड पैराग्राफ ये है, सेकेंड पैराग्राफ का मैंने स्क्रीनशॉट डाल रखा है। The ultimate aim of policing is to increase public compliance to law and the models of policing applied should aim towards that goal. ये ultimate aim है, तो यही चीज यहाँ पे लिखी है, increase public compliance with law ensuring that people follow the rules set by the society. It emphasizes that the main goal of policing is to maintain peace, prevent and detect crime and ultimately ensure that people abide by the law. मतलब हमें आंसर मिल गया, हमने आंसर को थोड़ा और अच्छे शब्दों में करके लिख दिया। लेकिन आपने यहाँ पे क्या देखा कि आंसर पैराग्राफ में ही मिलता है। ऐसा नहीं है कि आपको इन्फ्रेंस के ऊपर आंसर निकालना होता है जैसा कि कैट एग्जाम में होता है, इसमें ऐसा नहीं है, आपको आंसर आराम से मिलेगा। आपको बस उसको 1-2 लाइन अच्छा करके शब्दों में अपने लिख देना है। दूसरा आंसर भी पढ़ते हैं, चलिए। What is the fundamental approach suggested for the people to undertake that would improve its functioning?
ये कहाँ है, जब आप पैराग्राफ पढ़ोगे, इसीलिए मैंने क्वेश्चंस पहले पढ़ाए थे। बात समझ में आ रही है? अगर आप पैराग्राफ पहले पढ़ते गड़बड़ हो जाती। क्वेश्चंस पढ़े हैं, इनफैक्ट क्वेश्चंस आपके सामने अगर शॉर्ट में लिखे हुए भी रखे हैं या फिर दिमाग में है और आप पैराग्राफ पढ़ोगे, जहां पे भी इसकी बात हुई है आपको समझ में आ जाएगा। तो अब मुझे समझ में आ गया कि मुझे यहाँ पे फंडामेंटल अप्रोच निकालनी है। सेकेंड पैराग्राफ की थर्ड लाइन में है, इट वुड इन्वॉल्व अ शिफ्ट दैट वुड एनजेंडर अ चेंज इन ऑल ब्रांचेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन and all form of its work. The approach would be evidence based and scientifically proved. ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे है। दो अप्रोचेस हैं, एक आपकी एविडेंस के ऊपर बेस्ड है, दूसरी आपकी साइंटिफिकली प्रूव्ड है। ये दोनों ही चीजें सही होनी चाहिए। अब इसको थोड़ा सा ब्यूटीफुल शब्दों में लिख दिया गया है। फंडामेंटल अप्रोच जो कि सजेस्टेड है, ये सारी है। ये अप्रोच इन्वॉल्व करती है एविडेंस बेस्ड, साइंटिफिकली प्रूव्ड एंड प्रोसीजरली जस्ट, मतलब प्रोसीजर जो आप फॉलो करो वो सही होने चाहिए। इट एम्फसाइजेस फेयर, ट्रांसपेरेंट। अब ये जो एविडेंस बेस्ड है और साइंटिफिक प्रूव्ड है, अब आपको समझ में आ जाए, अगर इन दोनों चीजों के ऊपर कोई चीज बेस्ड है तो इसका मतलब है वो फेयर होनी चाहिए, मतलब सही होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, अनबायस्ड होनी चाहिए, ट्रीटमेंट एम्बेडेड विद रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी फॉर ऑल कंसर्न्ड। मैंने क्या किया, आंसर मुझे मिल गया है, बस मैंने एक लाइन ऐड कर दी। अगर किसी चीज में पता है कि एविडेंस के ऊपर बेस्ड है, साइंटिफिकली सही है, तो जाहिर सी बात है मैंने लिख दिया, तो इसका मतलब है कि वो फेयर है, जस्ट है। इसमें क्या है, दिमाग थोड़ी ना चाहिए, बस थोड़ा बहुत आपने बहुत ही ब्यूटीफुल लैंग्वेज में करके एक दो लाइन अपने आगे से ऐड कर दी, लिख दिया। द पैसेज डिस्कसेस टू टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन। देखिए हमको ये आसानी से मिला है कि नहीं, फर्स्ट पैराग्राफ की फोर्थ लाइन और फोर्थ पैराग्राफ की सेकेंड लाइन। मेंटेनेंस ऑफ पीस, प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम एज रिफ्लेक्टेड थ्रू स्टैटिस्टिक्स। और एक ये है, अ ह्यूमेन अप्रोच वुड इनेबल द पुलिस टू फोकस ऑन ईच स्टेप ऑफ पुलिसिंग मेथड रादर देन रिस्पॉन्ड टू द वेरियस एक्सपेक्टेशन। ओके, तो हमें दो दो अप्रोचेस मिल गई। एक तो आपकी हो गई एंड रिजल्ट इवैल्यूएशन, एक हो गई आपकी प्रोसेस इवैल्यूएशन, और ये दोनों चीजें हमें पैराग्राफ में मिल चुकी हैं। फिर आपके पास आ जाएगा, व्हाट एस्पेक्ट ऑफ पुलिसिंग डज द पैसेज कंपेयर जोन अ स्पोर्ट विद। इसको देखते हैं आपकी, इन स्पोर्ट्स द प्लेयर इज सेड टू एंटर अ जोन व्हेन ही एफर्टलेसली प्लेज द गेम इन अ फ्लो रादर देन फोकस ऑन द एंड रिजल्ट। बहुत बढ़िया, बस यही चीज है। किस तरीके से हमने पुलिसमैन को स्पोर्ट्स वाले से कंपेयर किया है। स्पोर्ट्स पर्सन क्या करता है, एंड रिजल्ट के लिए नहीं चिंता करता, बस वो गेम खेलता है। उसी तरीके से पुलिस वाले को भी अपना काम करना चाहिए, एंड रिजल्ट के लिए नहीं चिंता करनी चाहिए। बस आंसर मिल गया, ठीक है। फिर आपके पास है क्या है, डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स ऑलवेज इंटेल कॉम्प्लिकेटेड सोल्यूशन। द पैसेज सजेस्ट दैट द सोल्यूशन टू डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम प्लेगिंग एन ऑर्गेनाइजेशन कैन समटाइम्स बी फाउंड इन अ सिंपल बट प्रोफाउंड मैनर। मतलब ये कॉम्प्लेक्स है, ये बोलना गलत है ना। तो हमने फॉल्स को सपोर्ट किया है, और ये हमने नहीं, आपने क्या सपोर्ट किया है इससे फर्क नहीं पड़ता। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपको ढूंढ के निकालना पड़ता है कि पैराग्राफ में क्या लिखा है। तो फर्स्ट लाइन पे ही लिखा है, सोल्यूशन चाहे जितना भी डिफिकल्ट हो, उसका जो सोल्यूशन, प्रॉब्लम चाहे जितनी भी डिफिकल्ट हो, जो सोल्यूशन है वो सिंपल हो सकता है। मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये पैराग्राफ के हिसाब से फॉल्स है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मैंने आंसर के साथ पैराग्राफ किस लाइन पे है आंसर, मैंने ये क्यों बताया, सिंपल सा सॉल्यूशन है इसका। मैंने इसलिए आपको ये बताया क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि आराम से आंसर मिलेगा। प्रिसी भी आराम से हो गई है ना, तो जो घबराने वाली अंदर चीज थी वो थोड़ी सी शांत हो। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के टाइम पे आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने से पहले हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे, ताकि जब हम पैराग्राफ पढ़ें तो वो क्वेश्चंस हमारे दिमाग में हो, और पैराग्राफ जब हम पढ़ें तो हम उन्हीं आंसर्स के हिसाब से पैराग्राफ को पढ़ें, क्योंकि हमारे पास समय भी कम होता है 1 घंटे का। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हमने पूरा पैराग्राफ पढ़ा, फिर हमने क्वेश्चंस पढ़ा, फिर हम पैराग्राफ पे गए और हमने आंसर ढूंढा। हम टू एंड फ्रो नहीं कर सकते। इस वजह से हम पहले क्वेश्चंस पढ़ लेंगे, फिर हम पैराग्राफ पढ़ना शुरू करेंगे, ताकि जहां पे हमें क्वेश्चंस के आंसर मिलना शुरू हो जाएं वहीं पे हम आंसर्स मार्क करते अपने चले जाएं। तो ये चीज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में एक बात जरूर याद रखना, आपको आंसर मिलेगा पैराग्राफ में, एक लाइन अपनी एक्स्ट्रा खूबसूरत लैंग्वेज में ऐड करके उसमें लिख दो, पर ये मत परेशान होना कि पैराग्राफ इतना डिफिकल्ट हो जाएगा कि आपको आंसर नहीं मिलेगा। और ये चीज मैंने अपने वीडियो में लाइव आपको करके दिखाई है। हर क्वेश्चन का आंसर आपको पैराग्राफ में मिल रहा था ना, है ना।
ठीक है, सो ये पूरा एक वीडियो में, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आपका प्रिसी राइटिंग और एसे, सारा का सारा मैंने करा दिया है। अब आप सभी आईबी स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत 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 प्यारा गिफ्ट है, आप सभी के लिए एक बहुत ही प्यारा गिफ्ट है, दैट इज एब्सोल्युटली फ्री। आपको उसके लिए कोई भी पेमेंट नहीं करना है, बस इसलिए आपको मैं दे रही हूं क्योंकि मुझे ऐसा फील हुआ कि इस चीज की आपको सबसे ज्यादा नीड है, सबसे ज्यादा जरूरत है। तो जो गिफ्ट मैं आपको देने वाली हूं वो ये है। कितने लोग रेडी हैं सुनने के लिए? थोड़ा तो एक्साइटमेंट दिखा दीजिए, कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिए कितने लोग इस गिफ्ट को सुनने के लिए, जानने के लिए रेडी हैं। इस वीडियो को जरूर शेयर करना अपने सारे स्टूडेंट्स में, जितने भी आईबी से प्रिपेयर कर रहे हैं। मैं चाह रही हूं कि ये जो प्रोपेगेंडा चला हुआ है कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, नहीं होगा, ये थोड़ा सा बच्चों को ना थोड़ी सी दिमाग से ठंडक मिले, वरना वो लिख ही नहीं पाएंगे। तो सबसे बड़ा गिफ्ट जो आईबी स्टूडेंट्स को मैं अपने साइड से देना चाह रही हूं वो ये है, एक ऐसी बुक जिसमें मैंने एस्से लिखे हैं, खुद ऐसे लिखे हैं आपके लिए, वो भी 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 10 टॉपिक के लिए, जिसमें 4 तो प्रीवियस ईयर टॉपिक हैं और 6 आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं। इस तरीके की मैं मैगजीन बना रही हूं आप सभी के लिए, जिसमें पूरा का पूरा ऐसे आपको लिख के दे रही हूं। और ये जो मैं आपको दूंगी, ये कहां पे दूंगी, हमारा एक नेक्स्ट वीडियो होने वाला है इस टेलीग्राम पे। इस टेलीग्राम को सभी लोग ज्वाइन कर लो, और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है करिए, क्योंकि मैं यहाँ पे एक वीडियो और लूंगी। जैसे ये तो मैंने लिया है, जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा वो इस चीज के ऊपर होगा कि किस तरीके से हम सारे के सारे जो आने वाले टाइटल्स हैं उनको डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक्सपेक्टेड टॉपिक के साथ, और मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में ही इस मैगजीन को शेयर करूंगी, तो जरूर देखिएगा, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू सो मच।